नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSAT की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अब हम जानते हैं कि 16 अगस्त को आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने की तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि अपने परीक्षा की तैयारी के स्तर को एक स्टेप और आगे की ओर लेके जाया जाए। तो दोस्तों, इसी आधार पर हम आपके साथ आज का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस को कंप्लीटली कवर करता है। सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होंगी, वो सारी की सारी चीजें प्रश्नों के माध्यम से। तो दोस्तों, आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से यह जो प्रैक्टिस पेपर है आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुल कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं, कितने प्रश्नों को आप सही से जानते हैं, हल कर पाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न, सामान्यतः www पेजेस विकसित होते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब www की फुल फॉर्म, किससे www पेजेस विकसित होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस प्रश्न के लिए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग खंड पाए जाते हैं? जी दोस्तों, फेफड़े जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न की जाती है, कितने खंडों में विभक्त होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मनुष्य का जो फेफड़े होते हैं वो कुल 5 खंडों में विभक्त होते हैं। बात करें दोस्तों तो राइट हैंड साइड में जो है वो 3 पार्ट होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 2 भाग या फिर 2 खंड होते हैं। कुल मिला के 5 खंड होते हैं मानव के फेफड़ों में। राइट हैंड साइड में 3 खंड और लेफ्ट हैंड साइड में 2 खंड पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो दोस्तों, किस आधार पर या फिर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा? दोस्तों, नब्ज जो है वो धमनियों की धड़कन है। नब्ज जो होती है वो धमनियों की धड़कन है। और दोस्तों, अगर हम बात करें मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन, तो रक्त का जो बहाव होता है उसके अनुसार ही नाड़ी स्पंदित होती है। और रक्त का बहाव किससे होता है दोस्तों? हृदय से होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया कि उसी दर पर, जिस दर पर हृदय कार्य करता है, उसी दर पर नाड़ी जो है स्पंदन करती है। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली जो ब्लड जो है वो जो रक्त है हृदय के द्वारा पंप किया जाता है, उसी के आधार पर हमारी नाड़ी जो है स्पंदित होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर आप करते हैं निवास, उसी पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव हरित नील शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनका शरीर कैसा होता है? तो दोस्तों, हरित नील शैवाल का जो शरीर होता है यह एक कोशिकीय होता है। सामान्य विज्ञान का प्रश्न बन सकता है आपका कि हरित नील शैवाल का जो शरीर होता है वह एक कोशिकीय होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, कांसा मिश्रित धातु है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कांसा जो है वो किस किस धातुओं की मिश्रित धातु है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया, तांबा और टिन की मिश्रित धातु है कांसा, हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। बात करें दोस्तों प्रतिशत मात्रा की, तो तांबा कितना होता है? तांबा होता है दोस्तों लगभग 88%। और टिन की बात करें दोस्तों, तो टिन जो है वो 12% पाया जाता है कांसे में। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? जी दोस्तों, कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की, तो टार्टेरिक एसिड जो है वो एक कार्बनिक एसिड है जो अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों बात करें एसिटिक एसिड की, एसिटिक अम्ल की, तो यह सिरके में, और सिट्रिक एसिड की बात करें दोस्तों तो यह किसमें? यह नींबू में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है वह किसमें? यह दूध में पाया जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। टार्टेरिक एसिड जो है वो अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न
दोस्तों आप जानते हैं क्या कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किस कारण जल जाती है, किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो जल जाती है? जी बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें तो क्लोरीन के कारण, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जल जाती है। और दोस्तों क्लोरीन की बात करें तो यह एक अत्यंत क्रियाशील गैस है। क्लोरीन जो है वो एक अत्यंत सक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होगा? जी दोस्तों पूछा गया है केल्विन मान से, तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वह कितना होगा? दोस्तों मानव का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें केल्विन स्केल पर तो यहां पर 273 प्लस 37 हम कर देंगे, तो दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 310 केल्विन। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन जो है मानव शरीर का सामान्य ताप है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगों में, साउंड वेव्स में कौन सी घटना नहीं होती है? बिल्कुल ठीक, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है क्योंकि ये एक से ज्यादा दिशा में कंपन करते हैं, इसीलिए इनका पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि यह एक दिशा में कंपन नहीं करते हैं, यह चारों दिशाओं में कंपन करते हैं, इसीलिए इनका ध्रुवण जो है वो संभव ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो कि, तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से मेगावाट को हम बिजली को मेगावाट में नापते हैं, किस प्रकार की बिजली को मेगावाट में मापा जाता है? बिल्कुल ठीक, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। तो जिस बिजली का उत्पादन किया जा रहा है उसे मापने के लिए हम दोस्तों मेगावाट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। और दोस्तों अगर हम बात करें विद्युत इकाई की तो वाट जो है इसकी इकाई होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से क्या आप जानते हैं कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों अगर हम बात करें तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो है हुमायूं के द्वारा किया गया था, हुमायूं के समय में किया गया था। और हुमायूं के समय में प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली तबरीजी और उनके साथ एक सिराजी थे। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? जी दोस्तों अमरम शब्द का अर्थ क्या था विजयनगर साम्राज्य में? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेवा के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड, जिसे हम अमरम कहते हैं, प्रदान किया जाता था। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो सैनिक होते थे, नायक होते थे, जिसे हम भूसामंत कहते थे, तो उन्हें जो है अनुदान दिया जाता था, तो इसे हम अमरम कहते थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? जी दोस्तों महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ युद्ध जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए खातौली का युद्ध इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वर्ष 1517-18 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध, जिसे हम घाटौली का युद्ध भी कहते हैं, तो दोस्तों कब हुआ था? 1517 और 18 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों खातौली के स्थान पर कई बार घाटौती भी प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। कथन दे रखा है, कारण आपके समक्ष है। कथन क्या है कि बलवन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। कारण क्या है कि बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए?
बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कि बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई और बरनी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। यह दोनों ही कथन सही है और आर जो है वो ए को ठीक से एक्सप्लेन करता है, ए की ठीक से व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा मगध, अश्मक और कंबोज जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है, ए बी सी। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए बी सी जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? जी, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में स्थिर ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नवपाषाणिक संस्कृति संबंधित है किससे? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? जी दोस्तों, अपूर्व का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है और मीमांसा दर्शन कर्म को एक महत्व देता है, एक ही महत्व देता है जो अपनी शक्ति से फल प्रदान करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? 1905 के स्वदेशी आंदोलन में अप्रभावित रहा था। बिल्कुल ठीक दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था और बंगाल विभाजन का मूल मकसद मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही हो जाएगा कि कृषक और मुसलमान। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? जी दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत करने वाला पहला व्यक्ति, बिल्कुल ठीक, सबसे पहले बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी स्वदेशी का समर्थन किया था। मगर दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी भोलानाथ चंद्र जो है इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की वकालत की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो मैडम भिकाजी कामा, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ड जो कि जर्मनी में, तो दोस्तों स्टुटगार्ड में होने वाले द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और इसी सम्मेलन में मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला और लाल रंग के झंडे को फहराया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्टुटगार्ड जो कि जर्मनी में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नोवेन्स जुड़े थे, तो किससे जुड़े थे? बिल्कुल ठीक, इनका संबंध जो है स्वदेशी आंदोलन से था और स्वदेशी आंदोलन जो है वर्ष 1905 में प्रारंभ हुआ था, जबकि बेव मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रहमत अली। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मौलाना आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था? कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था किसे? मौलाना आजाद को। बिल्कुल ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था मौलाना आजाद को। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न,
दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया था? तो दोस्तों, एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि आपको महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न पढ़ने को मिले, आप उन सबको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित कई प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और ये बात बिल्कुल निश्चित है। फिलहाल अगर बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से किसान नेता राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, तो दोस्तों यह पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, जी मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। और दोस्तों गोखले जो है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, जो कांग्रेस के प्रमुख उत्तरदायी नेता भी थे, और गोखले जी महादेव गोविंद रानाडे के प्रमुख शिष्य थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था? जी दोस्तों, पहला भारतीय कौन था? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर पहला भारतीय के बारे में पूछा गया। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1919 में स्थापना हुई थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की। और ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है, एम.एन. रॉय जो है इसके पहले सदस्य थे, जो कि पहले भारतीय सदस्य के बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं, दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र, तो मतलब प्रेस की स्वतंत्रता से में सम्मिलित है। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार सम्मिलित है। समानता के अधिकार में तो दोस्तों नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया कि दिवस के प्रत्येक समय मंदिर में पूजा करने का अधिकार सम्मिलित है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह जो है सही से सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण न्यायाधीश, क्योंकि दोस्तों अधिकरण न्यायाधीश जो है वो संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 236 भाग का के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय या का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, यह सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दो सूचियां आपके समक्ष है, वाद और उनसे संबंधित विषय जो है दिए गए हैं। सही मिलान करके हमें कूट जो दिए गए हैं उसमें हमें बताना है कि राइट ऑप्शन इस प्रश्न का क्या होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या देखा, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का विवाद। तो दोस्तों इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था स्वतंत्र भाषण पर रोक। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, विषय था स्वतंत्र भाषण पर रोक। तो कोड हो जाएगा यहां से हमारा 4। दोस्तों दूसरा हमारा जो वाद क्या है वो है सोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। तो दोस्तों इसका संबंध या फिर इसका विषय क्या है? तो निवारक अवरोध की प्रक्रिया इसका विषय था। तो कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा यहां से 3। तीसरा बात देखते हैं दोस्तों, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसका विषय क्या था? तो दोस्तों संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। तो इसका कोड हो जाएगा 2। इसके बाद चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। तो दोस्तों इसका विषय था शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। तो हमारा सही कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 4321। चलिए दोस्तों अब हम कोड को देखते हैं। 4321 दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों कौन अध्यक्ष थे?
जी दोस्तों, वर्ष 1967 में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि लोकपाल या फिर लोकायुक्त की स्थापना करनी चाहिए और इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार और पक्षपात की प्रवृत्ति को रोकना था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष पद पर थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जी दोस्तों, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक संसदीय समिति की नियुक्ति का उपबंध अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग वर्ष 1955 में, कब? 1955 में किसकी अध्यक्षता में? बी.जी. खेर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, तीन कथन आपके समक्ष है, विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा या फिर कौन सी कथन जो है वो सही है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के 65वें संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, यह कथन भी सही है। और तीसरा वाला जो दे रखा है कि प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष एच हनुमंथप्पा थे, यह कथन गलत है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, दोस्तों निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग सिविल सेवाओं के हस्तांतरण पर परामर्श नहीं देती। जो डीएम एसडीएम के ट्रांसफर होते हैं उनके ट्रांसफर पर वो परामर्श नहीं देती। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, एक कथन दे रखा है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण दे रखा है आपको कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो जल्दी से विचार करके बताएं कथन और कारण में क्या सही और क्या गलत है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह कथन सही है, मगर जो कारण दिया है वह गलत है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो दोस्तों, किस समय किस राज्य को बनाया गया था, क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें क्रम के हिसाब से तो जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहला जो दे रखा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष कब हुआ था? बिल्कुल ठीक है, इसका गठन किया गया था वर्ष 1953 में। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा। हरियाणा का जो गठन किया गया था वह किया गया था वर्ष 1966 में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और सबसे आखिर में वर्ष 1975 में जो है सिक्किम का गठन किया गया था। तो कोड हो जाएगा हमारा 1 3 2 4। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए। आंध्र प्रदेश का गठन 53 में हुआ था, हरियाणा 66, सिक्किम 75 और हिमाचल प्रदेश 71 में गठन हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के आर.वी. राव इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले की बात, तो स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का जो प्रथम प्रयास है वह दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1868 में किया था। जबकि अगर हम बात करें वैज्ञानिक अनुसंधान की बात तो उस केस में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वी के आर.बी. राव, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न,
जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तो इस अधिक को क्या कहते हैं? जी दोस्तों, इनकम से ज्यादा जब खर्च करती है, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी, राजस्व घाटा कहा जाएगा। इस ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों की तो M3 को, ऑप्शन नंबर सी को मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें M3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, M1 में हम बैंकों की सावधि जमाओं को जोड़ देते हैं तो हमें M3 की वैल्यू पता चल जाती है। अगला प्रश्न, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? जी दोस्तों, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक, ट्रेडिंग तो शेयर बाजार से संबंधित है। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, इनसाइड ट्रेडिंग जो है वो अवैध शेयर व्यापार का एक प्रकार है। इलीगल जो शेयर ट्रेडिंग होती है उसका एक प्रकार है इनसाइड ट्रेडिंग। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष में शुरू किया गया था? बिल्कुल ठीक, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1975 में किया गया था। दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का? तो गरीबी उन्मूलन और रहन सहन का उच्चीकरण जो है इसके प्रमुख उद्देश्य थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता निम्नलिखित में से कौन है? जी दोस्तों, जो सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां देता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लगभग 3.2 मिलियन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाता है अमेरिकी रक्षा विभाग, मतलब लगभग 32 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है अमेरिकी रक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की तो कई लोग इसमें हो सकता है कि भारतीय रेलवे टिक लगाने की कोशिश करें तो 1.4 मिलियन लोगों को, लगभग 14 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है भारतीय रेलवे। भारतीय सेना की बात करें दोस्तों तो लगभग 13 लाख लोगों को भारतीय सेना रोजगार उपलब्ध करवाती है। और चीन की बात करें दोस्तों तो चीनी सेना की तो लगभग 2.3 मिलियन लोग, मतलब लगभग 23 लाख लोगों को चीन की सेना रोजगार उपलब्ध करवाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशनकर्ता कौन है? जी दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पब्लिशर कौन है? बिल्कुल ठीक, UNDP इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? जी दोस्तों, भारत में अगर हम बात करें फसलों की तो 3 ऋतु होती हैं फसल की, एक होती है रबी, एक होती है खरीफ और एक होती है जायद। और दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरसों जो है वो रबी की फसल है। इसके अलावा दोस्तों रबी की फसलों में कुछ और मुख्य फसलें हैं, जैसे आपका चना हो गया या मटर हो गया या गेहूं है, यह सब जो है वो रबी की फसलें हैं। जून जुलाई में इनकी बुआई होती है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों खरीफ की तो खरीफ में क्या है, अरहर आता है, आपका मक्का आता है, धान है, गन्ना है या फिर कपास, ये सब खरीफ में आते हैं। और जूट और राई जो है दोस्तों जायद के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? फल के उत्पादन में हमारे भारत का कौन सा स्थान है? जी दोस्तों, चीन का पहला और भारत का है दूसरा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? बिल्कुल ठीक, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है गंगा वाराणसी? जी, गंगा वाराणसी आंवले की एक संकर प्रजाति है। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है?
जी, एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालन एवं उनसे शहद और मोम प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया एपीकल्चर में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चना जो है दोस्तों रबी की फसल है और रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, जब नरमी का मतलब नमी का मौसम होता है, थोड़ा सा मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, तब इनकी बुआई की जाती है। और खरीफ की फसलों की बात करें दोस्तों तो यह जो है वर्षा ऋतु की फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी दोस्तों 80% से ज्यादा उत्पादन होता है रबर का अकेले केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोर देन 80% प्रोडक्शन रबर का जो है एक ही राज्य केरल में होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह कौन सा वर्ष था? जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1948 में हमारी औद्योगिक नीति घोषित की गई थी सबसे पहली बार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है तो दोस्तों किस ओर? जी दोस्तों भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तीव्र करना है, ताकि भारतीय उद्योगों का वैश्वीकरण की ओर उन्मुख करके विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जा सके। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, वैश्वीकरण की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है किस कार्य के लिए? लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल ठीक, लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है भूमि विकास बैंक किसानों को। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, कृषि आय पर कर कौन लगाता है? राज्य, केंद्र, स्थानीय या फिर ग्राम पंचायतें? जी दोस्तों अगर हम बात करें संविधान के अंतर्गत कृषि पर कर लगाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2000 में जो जनसंख्या नीति बनी है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी है, तो जनसंख्या में स्थिरता लाने का पहले जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2045 किया गया था, उसे बढ़ाकर अब कौन सा वर्ष कर दिया गया है? जी 2060, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? जी दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लगभग 35.67% नगरीकृत है अंडमान और निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? जी नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को वर्ष 2000 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? बिल्कुल ठीक, NO2, O3, ओजोन और पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? सेकेंडरी वायु पॉल्यूटेंट है। जी दोस्तों एक प्राथमिक वायु प्रदूषक वह है जो स्रोत से सीधे वातावरण में उत्सर्जित होते हैं, जबकि द्वितीयक प्रदूषण उपरोक्त की तरह सीधे वातावरण में उत्सर्जित नहीं होते हैं, वे किसी अन्य प्रदूषक के साथ वातावरण में ही
प्रतिक्रिया कर एक प्रदूषक के रूप में प्रभावित करते हैं? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा कथन है कि भारत में 4 विविधता हॉट स्पॉट, जैव विविधता हॉट स्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप हैं। तो दिए गए कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया ना तो 1 और ना ही 2 इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों जैव विविधता हॉट स्पॉट उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के साथ साथ उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, इसीलिए कथन जो पहला वाला है वो गलत हो जाएगा। और भारत के 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारे दोनों कथन हो जाएंगे गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, वर्तमान में और आसन्न भविष्य में वैश्विक तापन के प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता और अनेक विकसित देशों ने भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले अपने उद्योग स्थापित कर रखे हैं। तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों ICFRE का मुख्यालय कहां स्थित है? बिल्कुल ठीक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद और प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद ने रोजगार के अवसर प्रदान करने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, देहरादून में इसका मुख्यालय है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पादपालय एक सुविधा है। तो दोस्तों पादपालय जो है वो किसकी सुविधा है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने की सुविधा है पादपालय। अगला प्रश्न, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा यूट्रोफिकेशन होता है? ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, नाइट्रोजीनियस पोषक तत्वों और आर्थोफोस्फेट के आधिक्य के कारण होता है जलाशयों में यूट्रिफिकेशन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बिल्कुल ठीक, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें मंदाकिनी की, तो मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों अपवाह, प्रतिपक्ष और नदियों के नाम आपके समक्ष हैं। सूची सुमेलित करने के बाद आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अनुवर्ती अपवाह प्रतिपक्ष की, तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों शरावती या फिर पेरियार से। परवर्ती की बात करें दोस्तों तो इसका संबंध हो जाएगा हमारा चंबल और बेतवा से। पूर्ववर्ती की बात करें दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र से। और अध्यारोपित की बात करें दोस्तों तो स्वर्ण रेखा या फिर सोन रेखा से इसका संबंध हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी 4312 जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में आप्लावी वन कहां पाए जाते हैं? आप्लावी वन कहां पाए जाते हैं? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया सुंदर वन में पाए जाते हैं भारत में आप्लावी वन हो जाएगा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, कुछ खनिज और प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र आपके समक्ष है। जल्दी से विचार करके बताएं कि किस प्रकार के खनिज की प्राप्ति जो है हमें किस क्षेत्र से होती है। दोस्तों अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, तो यह हमें बांदा जिले से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। कोड हो जाएगा 2 3। डोलोमाइट की बात करें दोस्तों तो यह सोनभद्र जिले की सीमाओं से प्राप्त होता है। कोड हो जाएगा हमारा 1।
सिलिका सैंड की बात करें दोस्तों तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में यह प्रमुखता से पाया जाता है, कोड हो जाएगा 4। और बॉक्साइट की बात करें तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है चित्रकूट, तो यह हमें चित्रकूट से पाया जाता है, कोड हो जाएगा 3142 3142। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, भारत में लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों वे साधारणतः लाल रंग की होती है और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कि वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, गलत है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, यह कथन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो दोस्तों क्रांतियां कई रंग की, इंद्रधनुष के रंग की क्रांतियां, सातों रंग की, नीली, पीली, लाल, बिल्कुल ठीक। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है लोकटक मणिपुर हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। सिपकीला, नाथूला, बोमडीला और लिपुलेख, यह दर्रे क्रम पहचानना है आपको पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों नक्शे के आधार पर भी अगर आप अध्ययन को शुरू कर दें तो उससे भी काफी सहायता मिल सकती है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले आएगा शिवकीला, उसके बाद लिपुलेख, उसके बाद आएगा नाथुला और सबसे लास्ट में पड़ेगा दोस्तों बोमडीला। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों सूची प्रथम तथा सूची द्वितीय को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से उन्हें पूरा करना है। तो दोस्तों क्षेत्र और स्थानांतरी खेती के बारे में आपको बताया गया है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो पश्चिमी घाट जो है वो किससे संबंधित होगा? दोस्तों पश्चिमी घाट जो है वो स्थानांतरी खेती कुमारी है उससे संबंधित है, तो कोड हो जाएगा हमारा 4। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है तो दोस्तों वालतरे से इसका संबंध है, तो यह कोड हो जाएगा 2। उत्तरी पूर्वी भारत की बात हो रही है तो दोस्तों झूम से संबंध हो जाएगा, कोड है 3। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तो दोस्तों ढाइया से इसका संबंध हो जाएगा। तो दोस्तों सही हमारा कोड होना चाहिए 4231 4231। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी के नाम आपके समक्ष, जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों कौन सही सुमेलित नहीं है। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, बिल्कुल सही है। ताइवान की राजधानी ताइपेई है, बिल्कुल सही है। निकारागुआ की राजधानी दोस्तों मानागुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। और बात करें दोस्तों मालदीव की तो मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? माले। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? जी दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सुमेलित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो जर्मनी का एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, नाम है हैम्बर्ग। तो हैम्बर्ग जो है वो एल्ब नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चिली से ब्राजील तट के साथ साथ जाने वाले एक व्यक्ति को पार करना होगा। तो दोस्तों क्या पार करना होगा यदि वह जा रहा है चिली से ब्राजील और किसे समुद्र के तट के साथ साथ? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया है मैगेलन जलडमरुद्ध इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, 8 जून 2019 को भारत ने अपना प्रथम डायनासोर संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया?
जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। 8 जून 2019 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने महिसागर जिले के बालसिनोर कस्बे के रायोली गांव में नए डायनासोर संग्रहालय और सह पार्क का उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है? बिल्कुल ठीक, 78 महिला सांसद हैं 17वीं लोकसभा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, मई 2019 में औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? जी दोस्तों, मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन, उद्देश्य औषधीय पौधों को बढ़ावा देना। बिल्कुल ठीक, औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार द्वारा अरोमा मिशन लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों की आजीविका की स्थिति में सुधार करना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार सोने का सर्वाधिक भंडार किस देश के पास है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, विश्व संयुक्त राज्य परिषद ने स्वर्ण भंडार के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार दोस्तों अमेरिका के पास स्वर्ण का सबसे ज्यादा भंडार है। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इस लिस्ट में जो है वो 10वां स्थान है। अगर हम डिजिट में देखें तो अमेरिका के पास कितना सोना है दोस्तों? 8133.5 टन। जी दोस्तों, 8133.5 टन सोना है अमेरिका के पास और भारत का स्थान 10वां है। और सोना कितना है दोस्तों? तो कुल 607 टन सोना है भारत के पास और वो यह है 10वें स्थान पे है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, 4 जून 2019 को देश का पहला मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लिनिक कहां खोला गया? ऑप्शन नंबर सी एम्स नई दिल्ली राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, 23 मई 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा आर्टेमिस कार्यक्रम से संबंधित कैलेंडर का अनावरण किया गया। आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया आर्टेमिस मिशन जो है वो चंद्रमा से संबंधित है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, अप्रैल 2019 में वैज्ञानिकों द्वारा तेल खाने वाले जीवाणु की खोज की गई है। ये जीवाणु निम्नलिखित में से किस महासागर में पाए गए? जी दोस्तों, जीवाणु विषाणु और इस समय तो विषाणु ही विषाणु है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 18 अप्रैल 2019 को नेपाल का पहला उपग्रह नेपाली सेट 1 का प्रक्षेपण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक, 18 अप्रैल 2019 को नासा के वर्जीनिया स्थित केंद्र से नेपाल का पहला उपग्रह नेपाली सेट 1 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी नासा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, मई 2019 में यूएन हैबिटेट सभा का पहला सत्र कहां आयोजित हुआ था? यूएन हैबिटेट सभा का पहला सत्र बिल्कुल ठीक नैरोबी केन्या में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कई बार आपको ऑप्शन में केन्या भी दिया जा सकता है तो उस कंडीशन में केन्या जो है इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2019 के मध्य पंजाब में किया गया था। इसका 107वां आयोजन किस शहर में आयोजित होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बंगलुरु हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, इसके अनुसार वर्ष 2027 तक भारत जो है पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जून 2019 में किस संस्था या फिर संगठन के द्वारा हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट्स ऑन रैंक ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नामक रिपोर्ट जारी किया गया? तो दोस्तों बहुत लंबा नाम है रिपोर्ट का, किसके द्वारा यह जारी किया गया था? बिल्कुल ठीक, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, सितंबर 2019 में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने 25 सितंबर 2019 को बुल्गारिया की क्रिस्टेलिया जॉर्जिएवा को 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए IAMF की प्रबंध निदेशक और कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक डी, PK सिन्हा हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं? तो जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं? अगर हम चाहे तो इसे गिन भी सकते हैं दोस्तों। एक यह हो गया, दूसरा हो गया HBI 2 हो गए, IBC 3 हो गए, उसी प्रकार CJI 4 हो गए, CD और J 5 हो गए। उसके बाद एक हो जाएगा दोस्तों हमारा DE और K 6 हो जाएंगे और 2 ये रहे। तो कुल मिला के दोस्तों दिए गए आकृति में 8 त्रिकोण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों जिस प्रकार कार जो है ड्राइवर के द्वारा चलाई जाती है, उसी प्रकार हवाई जहाज जो है किसके द्वारा चलाया जाता है? बिल्कुल ठीक, हवाई जहाज के चालक को हम पायलट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। अगला प्रश्न, दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए ऑप्शंस में से क्या आएगा? तो दोस्तों हम देख सकते हैं डी से गए हैं हम जी पर, तो हमने कितना प्लस करना पड़ा है दोस्तों? +3 किया है। जी से गए हैं दोस्तों हम जे पर, तो हमने फिर से +3 किया है। तो दोस्तों जब हम जे में +3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा KLM, तो यहां पे मिल जाएगा हमें M। इसी प्रकार F में दोस्तों हमने +4 किया है तो हमें मिला है J में +4 करेंगे तो दोस्तों मिलेगा N, और N में जब हम +4 करेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा R। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी MR इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा MR। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही विकल्प चुनकर हमें बता रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आपके समक्ष है। जल्दी से विचार करके बताएं कि सीरीज को पूरा करने के लिए दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। यहां पर आना चाहिए 14 का स्क्वायर। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 14 का स्क्वायर 196, उसके बाद 15 का स्क्वायर तो 225, यानी यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक को छोड़कर बाकी सभी किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक समूह बनाते हैं। तो दोस्तों कौन सा शब्द इस समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों अपार्टमेंट, बंगला, किला, छोटा मकान, कोठी, कुत्ता घर, झोपड़ी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फ्लैट और 2 मंजिला घर। तो दिए गए जो भी शब्द है इनमें से कौन एक जो है वो बाकी सबसे अलग हो जाएगा? दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो कुत्ता घर में कौन निवास करता है? कुत्ता। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए उन सब में कौन निवास करता है? तो दोस्तों उन सब में इंसान, मनुष्य निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कुत्ता घर जो है वो बाकी सबसे अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला। तो दोस्तों प्रतीक कुछ कहते हैं एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए, क्या कहते हैं? कि यह गुंजन है। तो प्रतीक, ये रहे प्रतीक और यह रही गुंजन, और गुंजन है कि वह है, माने गुंजन जो है मेरे पिता। तो दोस्तों प्रतीक के पिता, ये हो गया प्रतीक के फादर, मेरे पिता के सास। तो दोस्तों प्रतीक के पिता की सास, यानी वो प्रतीक की कौन हो गई? वो नानी हो जाएगी। सास के पति, तो दोस्तों नानी के पति कौन हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे। की एकमात्र बेटी, तो दोस्तों नाना की जो बेटी होगी वो प्रतीक की माता जी हो जाएगी। एकमात्र बेटी की बेटी, तो दोस्तों माता जी की बेटी कौन हो जाएगी? माता जी की बेटी हो जाएगी बहन। तो दिए गए ऑप्शंस में से यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गुंजन का प्रतीक से संबंध पूछा गया है, तो गुंजन जो है वो प्रतीक की बहन होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। अगला प्रश्न, दोस्तों निम्न में से कौन सा वेन आरेख यूरोप, पेरिस और फ्रांस के बीच संबंधों को सबसे अच्छे रूप से प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस और
फ्रांस कौन से महाद्वीप में आएगा? तो यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है फ्रांस। तो दिएगा ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह गोला जो है यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह फ्रांस को, और सबसे अंदर वाला जो है वो पेरिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक सीरीज आपके समक्ष है, जल्दी से विचार करके बताएं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आंसर आना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो 9 और 21 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 12 और 28 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? 40। तो अब इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, जैसे ही हम जोड़ेंगे 14 में 6 तो आ जाएगा हमारा टोटल 20। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। 20 जो है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए और यह ज्ञात करें कि कौन सा या फिर कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। तो दोस्तों कथन क्या दे रखे हैं आपको कि सभी महिलाएं फूल हैं, सभी महिलाएं फूल हैं और सभी फूल जो है वो तोते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या दिए गए हैं? निष्कर्ष दिए गए हैं कि सभी महिलाएं तोते हैं और सभी तोते महिलाएं हैं। तो दोस्तों यहां से देखिए सभी महिलाएं फूल हैं और फूल जो है वो तोते हैं, तो पहले वाला तो निष्कर्ष बिल्कुल सही हो गया, मगर सभी तोते महिलाएं हैं यह इससे स्पष्ट नहीं हो रहा। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए कि केवल निष्कर्ष एक जो है पहला वाला जो है वो अनुसरण करता है, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, दोस्तों उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? दोस्तों अगर हम बात करें तो बुद्ध, राम और नवाब ये तीनों ही सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन दे रखा है आपको कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा, और कारण क्या दे रखा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं से में असहज होते हैं। तो जल्दी से विचार करके बताएं दिएगा ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है, लोक भाषा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वहां के लोग जो है अन्य भाषाओं में असहज हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है, हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों समय समय पर उत्तर प्रदेश का कई बार नाम चेंज किया गया है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, और उस समय हमारे राज्यपाल कौन थे? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? जी दोस्तों अगर हम बात करें धर्म के आधार पर जनसंख्या की तो हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, उसके बाद ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध और सबसे कम है पारसी। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी पारसी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, दोस्तों सूची और उससे संबंधित सूची प्रथम में केंद्र और सूची द्वितीय में उससे संबंधित उद्योगों के नाम आपके समक्ष दिए गए हैं, विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होगा। फूलपुर जो है दोस्तों किसका? उर्वरक के उत्पादन का केंद्र है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों मोदी नगर की तो यहां पर रबर का उत्पादन होता है, कोड हो जाएगा 3। बाराबंकी की बात करें दोस्तों तो यहां पर पॉलीफाइबर का उत्पादन होता है, और कानपुर की बात करें दोस्तों तो विस्फोटक सामग्री का उत्पादन होता है कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, दोस्तों एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है? एक अष्टभुज की विकर्णों की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों एक फार्मूला होता है विकर्णों को निकालने के लिए, अगर बात हो रही है अष्टभुज की या फिर बहुभुज की, तो दोस्तों फार्मूला होता है n-1/2 और मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं दोस्तों इसे n से। तो दोस्तों n क्या है? भुजाओं की संख्या है, तो भुजाओं की संख्या क्या दे रखी है? अष्टभुज है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 8।
तो यहाँ पे n के स्थान पर लिख देंगे हम 8, ब्रैकेट में दोस्तों 8 - 1 तो हो जाएगा 7, और डिवाइड करेंगे 2 से, और माइनस किससे करेंगे दोस्तों 8 से। तो दोस्तों 8 से जब हम 7 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56, और 56 को करेंगे दोस्तों 2 से डिवाइड, और माइनस कितना रहेगा 8। तो यहाँ पर 56 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों हमें मिल जाएगा 28, और 28 में से 8 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए, 20 विकर्ण होते हैं एक अष्टभुज में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, यदि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 तो sec 60 का मान क्या होगा। जी दोस्तों sec 60 sec थीटा माइनस, जी दोस्तों sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के आधार पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60, तो दोस्तों tan स्क्वायर 60 का वैल्यू यहां पर दे रखी है √3, और इसका स्क्वायर कर देंगे, और यह किसके बराबर है दोस्तों 1 के बराबर। तो sec स्क्वायर 60 को ऐसे ही रखेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, माइनस के उस साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 1 4, तो दोस्तों वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, sec स्क्वायर 60 की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई PQR है, यदि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू PQ QR PR, तो त्रिभुज कौन सा है। दोस्तों अगर हम बात करें तो दी हुई स्थिति जो है वो खाली तभी संभव है जब समबाहु त्रिभुज हो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की स्थिति में ही यह जो है समीकरण संतुष्ट हो सकती है। और अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर की है। तो यहां पर अगर हम P के स्थान पर रखेंगे, जो हमें समीकरण दे रखी है 2 रख देंगे, तो P स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों Q स्क्वायर, तो वो भी 2 का स्क्वायर, प्लस R का स्क्वायर, तो वह भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। किसके बराबर दोस्तों P इंटू Q, तो P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू कितनी है 2, तो इस प्रकार यह भी 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस Q और R की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 हो जाएगा, और इधर भी फिर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4, 4 तियां हो जाएगा 12, और सेम इधर भी 4 तियां हो जाएगा 12, तो दोनों तरफ बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होना इसका जरूरी है। अगला प्रश्न, एक आयत की परिधि 70 इकाई है और उसका क्षेत्रफल 276 वर्ग इकाई है, इसके सबसे लंबी भुजा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आयत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं l प्लस बी, और दोस्तों अगर हम बात करें आयत के क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी। तो दोस्तों इन दोनों फॉर्मूलों से आप समीकरण बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी 23 यूनिट। अगला प्रश्न, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती तथा वह धारा के विपरीत 14 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। तो दोस्तों धारा के साथ 10 किलोमीटर की गति है, धारा के विपरीत 14 किलोमीटर 2 घंटे में, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी जा रही है 7 किलोमीटर। तो दोस्तों स्थिर जल में 17 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा, स्थिर जल में कितना समय लगेगा 17 किलोमीटर चलने में। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले नाव की जो है स्थिर जल में चाल निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों स्थिर जल में चाल कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए ये x हो गया और ये हो गया y, तो इन दोनों का हमें औसत निकालना पड़ेगा x प्लस वाई अपॉन 2। तो x की वैल्यू दोस्तों हमें दे रखी है 10 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 7, क्योंकि दूसरी बार जब वो धारा के विपरीत जा रही थी दिशा में तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी। तो हमारी जो नाव की चाल आ जाएगी वह आ जाएगी 17/2, क्योंकि 10 और 7 17/2। तो दोस्तों 17/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसका मतलब 17/2 को 17 को 2 से हम भाग करेंगे तो 8.5 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में नाव। जाना कितना है 17 किलोमीटर, तो दोस्तों 2 घंटे का समय लगेगा। अगर 1 घंटे में जा रही है 8.5 तो 2 घंटे में पहुंच जाएगी 17 किलोमीटर नाव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों, संख्या 6n² प्लस 6n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, हमेशा भाज्य है।
तो दोस्तों प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 यह सब जो है हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पे n के स्थान पर 1 रख दे रहे हैं, प्राकृत संख्या का रख दे रहे हैं, तो 6 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 क्योंकि n के स्थान पर 1 है। तो दोस्तों 6 + 1 का 6 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो दोस्तों वह 6 ही आएगा, और 6 की 6 से गुणा करेंगे तब भी 6 ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 12। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर डी 6 से 12 से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है वो 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे 3/8 लिखा है हमने, तो हम इसे जब भाग देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.37। उसके बाद लिखा है दोस्तों 3/5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 0.6। 2/3 तो दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.66, और 1/2 की वैल्यू दोस्तों 0.5 आ जाएगी। किस क्रम में लगाना है दोस्तों, आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो आरोही क्रम में रखने पर सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, जो सबसे छोटा है, तो सबसे पहले आ जाएगा 3/8। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, 1/2। उसके बाद कौन सा दोस्तों आ जाएगा 3/5, और सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों 2/3। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। समझ ही गए होंगे दोस्तों आई थिंक आप लोग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्रिकेट बैट की कीमत आधी घटा दी गई और जो परिणामी कीमत है उसे दोबारा 10% घटाया गया। तो दोस्तों मान लीजिए कि बैट की कीमत थी 100 रुपए, आधी घटाने के बाद कितनी आ गई 50, और 50 आने पर 50 का 10% और घटाया, तो दोस्तों 50 का 10% हो जाएगा 5, तो कितना बचेगा दोस्तों 45। तो घटा दिया गया, तो अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत की कितनी प्रतिशत होगी। दोस्तों अंतिम कीमत है 45, प्रारंभिक कीमत है 100 रुपए, तो 100 रुपए का 45 जो है कितने परसेंट होगा, 45 ही परसेंट तो होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक घोड़ा जो है 1 रुपए में खरीदा जाता है। यहाँ पर क्या बताया कि आपने 16 घोड़े कितने रुपए में खरीदे होंगे, 16 रुपए में खरीदे होंगे, और इन्हें कितने में बेचा है, जो 20 घोड़े जितने में खरीदते हैं, यानी 20 घोड़े हम खरीदते 20 रुपए में, तो हमने कितने में बेचा दोस्तों 20 रुपए में इन्हें बेचा है। तो दोस्तों जब हमने कोई वस्तु जो है 16 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेची, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट होगा दोस्तों हमें 4 रुपए का। तो दोस्तों लाभ हो गया हमारे 4 रुपए, और लाभ का प्रतिशत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि जितना भी लाभ होता है डिवाइडेड बाय जितना भी हमने पैसा क्रय करने में खर्च किया है। तो दोस्तों उसकी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 100 को दोस्तों हम 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। 10 से 50 के बीच एक ऋण अभाज्य संख्या ऐसी है जिसके अंकों को यदि उलट दिया जाए तो भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस संख्या का वर्ग बताएं। तो दोस्तों एक संख्या ऐसी है 10 से लेके 50 के बीच जिसके अगर जो संख्या है, जो उसके जो अंक है उन्हें पलट भी दिया जाए तभी भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और यह संख्या कैसी है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह संख्या अभाज्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए जोड़े कौन कौन से हो रहे हैं, 11 हो रहा है, 22 हो रहा है, 33 हो रहा है, 44 हो रहा है, और यही 4 जोड़े हो रहे हैं जिनके अगर हम स्थान बदल भी देंगे तभी भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर 22, 33, 44 यह तीनों ही भाज्य है, अन्य संख्याओं से प्रश्न में दे रखा है अभाज्य। तो सिर्फ 11 ही एक ऐसी संख्या है जो 150 के बीच में है, स्थान परिवर्तन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी भी संख्या से इसे भाग नहीं दे सकते हैं। पूछा क्या गया, उस संख्या का वर्ग क्या है, 11 का स्क्वायर होता है 121। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में, तो आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए ताकि हम भी आपके लिए मेहनत कर सकें। तो दोस्तों और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए बने रहिए अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।